हाय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। मैंने कल कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया था, क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर्स का रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, अदर सिद्धांतों, अदर बातों के साथ उनका क्या डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन होता है। बेटा, अकाउंटिंग और ऑडिट जुड़ी जुड़ी आत्मा है। पहले अकाउंटिंग होती है, फिर ऑडिट होती है, एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो मैं इन सब बातों को पूरा डिटेल में ना पढ़ के आपके साथ एक जनरल वे में समझाना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेटा, यदि मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है भैया। एक ऑडिट का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करनी रहती है, जिसका रिजल्ट होता है कि ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस चेक करें हम। ठीक है, तो ऑडिटर्स को जानकारी होनी चाहिए, थॉरो एंड साउंड नॉलेज, डिटेल नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फॉर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेटा वो मूलभूत अकाउंटिंग सिस्टम है जो जनरली इन्वायरमेंट में, आसपास की इंडस्ट्री में अडॉप्ट होते हैं, अप्लाइड होते हैं और सर्वमान्य होते हैं। उन्हें हम जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सेकंड रिलेशनशिप निकाली जा रही है बिहेवियरल साइंस से। आपको पता है आप ऑडिट किसी करते हैं, क्लाइंट की ऑडिट करते हैं। क्लाइंट के डाटा को लेकर क्लाइंट की ऑडिट करने के बाद क्लाइंट के ऊपर ही कमेंट्स लिखकर आते हैं, इट्स ओके और नॉट। तो आपका बिहेवियर बहुत सही होना चाहिए। यदि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो क्लाइंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी ऑडिट फ्रूटफुल नहीं होगी, और जब आपकी ऑडिट फ्रूटफुल नहीं होगी तो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लाइंट स्टाफ। आपको क्लाइंट्स के स्टाफ से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ही हैज टू इंटरेक्ट with the organization staff in analyzing and the financial figures। हमें इंटरेक्ट इसलिए करना पड़ता है ताकि हम फाइनेंशियल फिगर्स को एनालाइज कर सकें। इट्स ओके। Hence the auditors should have the talent of getting along with people। उनके साथ मिक्स होने का, उनसे जानकारी लेने का टैलेंट हमारे पास होना चाहिए। एंड ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मीट हिज ऑडिट नीड्स, ताकि वो अपनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पा सके जिससे कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। तो ये बिहेवियरल साइंस हो गया। हमारा बिहेवियर इस टाइप का होना चाहिए कि हम लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और उसको एनालाइज कर सके। बिजनेस फंक्शन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जिसकी आप ऑडिट करने जाते हैं वो ऑपरेशनल अफेयर्स का आउटकम है। एक एंटिटी ने बिजनेस किया, परचेज किया, सेल किया, उसके बीच जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसी के आप ऑडिट करने जाते हैं। The operational function, that is the finance, production, cost system, marketing, personnel department, purchase, logistics and other general area of the business management are interrelated। आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए अकाउंटिंग क्या है, आपके बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट वर्किंग का एक एक्सरे है। माल परचेज किया तो परचेज की एंट्री, माल ट्रांसपोर्ट किया तो ट्रांसपोर्टिंग की एंट्री, माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न की एंट्री। मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशनल चीजें ही आपको अकाउंटिंग में देखने को मिल सकती है, मिलती है। तो आपके पास एक इंटर रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए किसका, बिजनेस फंक्शंस का। और आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस में इन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो आपको इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कुछ और, इकोनॉमिक्स। एकदम बेसिक सी बात है बेटा, फिर भी मैंने आपको होमवर्क दिया तो मैं आपको इसके साथ 10 मिनट का समय देना चाहूंगा कि आपकी क्लियरिटी और आ जाए। Accounting is concerned with the accumulation and presentation of the data relating to the economic activity। आप अकाउंटिंग के अंदर करते क्या है मेरे भाई, आप अकाउंटिंग के अंदर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन करते हैं आप, और एक्यूमुलेशन करते हैं। जो भी अकाउंटिंग करते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 2 लाख रुपए का सेल्स का ऑर्डर दिया, क्या इसकी एंट्री होती है? नहीं। मैंने 2 लाख की सेल कर दी, इसकी एंट्री होती है? हाँ होती है। तो मतलब आप देखिए जहां इकोनॉमिक वैल्यू इन्वॉल्व है वहां अकाउंटिंग होना तय है। इट्स ओके। इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक गतिविधि। तो ऑडिटिंग रिव्यूज द सेम फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है 2 टाइप की इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रो। तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करनी रहती है। आल्सो द ऑडिटर टेक्स इनटू अकाउंट द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क। क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो हमारे ऑडिट और हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ रही है? इट्स ओके। बेटा ईडीपी सिस्टम,
ये एक अनदर महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर बाद में भी हम कई बार डिस्कशन करते रहेंगे। Clients carry out their financial accounting activities with the help of computer, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसे कई बार हम बोलते हैं। टू कीप पेस विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, एक ये नया वर्ड है आपके लिए, कैड बोलते थे हम इसे, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, CAAT आर डेवलप्ड। आपको पता है आजकल जो पहले ऑडिट हुआ करती थी लाल खातों की होती थी, पन्ने पलटाते जाओ, देखते जाओ, टिक लगाते जाओ। अब क्या हो गया बेटा, अब लाल खाते कन्वर्ट हो गए हैं आपकी एलसीडी स्क्रीन्स में, कंप्यूटर्स में। हर क्लाइंट कोशिश कर रहा है कि अपने डाटा को कंप्यूटराइज सिस्टम में रखे, और जब वो कंप्यूटराइज सिस्टम में रख रहा है तो आपको ऑडिट भी कंप्यूटर सिस्टम से करनी है। बेटा ऑडिट का कंसेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा तौर तरीका बदलेगा, इसलिए आपको ईडीपी सिस्टम कंप्यूटर के संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। किस बटन दबाने से कौन सा खाता दिखेगा, कैसे आप डाटा का ट्रेल चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक से दिखेगी। कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स आर एडॉप्टेड। ईडीपी ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा चैप्टर है ईडीपी सिस्टम ऑडिट की। आप जब सिस्टम की ऑडिट करने जाए तो आपको क्या क्या अप्रोच ध्यान रखनी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बेटा फाइनेंस आर द बैकबोन ऑफ, या फाइनेंस आर द ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे जीवन में रक्त की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वैसे एक बिजनेस को सर्वाइवल बनाए रखने के लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है, फंड का होना बहुत जरूरी है। That auditors should have a good knowledge of financial techniques such as working capital management। जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में पढ़ा बेटा, सारे टॉपिक्स का नाम लिखना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस तो बेटा ऑडिटर का जन्म जन्मांत का नाता हो चुका है। एक डॉक्टर फ्रैक्चर के लिए क्या बोलता है, दिखाओ हाथ में एक्सरे दिखाओ, यहाँ की टूटी, यहाँ की टूटी, कि यहाँ की टूटी, कौन सी हड्डी टूटी, वो एक्सरे से पहचानता है। वैसे ही एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई कमी या कुछ डिटेल चेकिंग का एरिया है तो वो रेशियो एनालिसिस से पहचानता है। लास्ट ईयर तुम्हारा सैलरी एक्सपेंस 25% था सेल्स का, इस बार अचानक से 70 कैसे हो गया भाई? तो आंसर आता है मैनेजमेंट का कि हमने 3 तगड़े एम्प्लॉय रखे। हमने बोला तगड़े एम्प्लॉय रखे तो उनका आप हमें सीटीसी दिखाइए, कॉस्ट टू कंपनी एग्रीमेंट दिखाइए, उनकी पेरोल दिखाइए, मस्टर दिखाइए, उनका मस्टरोल दिखाइए। हम उस तरीके से क्वेश्चनायर बनाते हैं रेशियोज के आधार पर। कैपिटल बस्टिंग etc, this will help him provide value added services to the client rather than traditional ticking and reporting work। बेटा एक ऑडिटर का पुराना काम था, टिक लगाओ रिपोर्ट करो, टिक लगाओ रिपोर्ट करो। आजकल बेटा कंसल्टेंसी वर्क में भी ऑडिटर्स या सीए का रोल बढ़ते जा रहा है, और एक नए तरीके से, जैसे आप कहीं ऑडिट करे जाए, आपको कहीं कुछ वेस्टेज दिखे, कहीं उन्होंने टर्म लोन लेकर अपने वर्किंग कैपिटल की कमी को पूरा किया। अब बेटा आप बोलेंगे सर ये तो क्या फर्क पड़ता है, लोन तो लोन है, टीएल लो चाहे वर्किंग कैपिटल लोन लो। मैंने बोला बेटा टर्म लोन जो होता है ना वो किसी एसेट्स के लिए ही होता है, एक टर्म्स के लिए होता है, जनरली उसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैं छोटा सा अंतर दोनों के पीछे बताऊं आपको तो बहुत मजा आएगा आपको। टर्म लोन यदि आपने 10 लाख का लिया है तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ की ही इंस्टॉलमेंट पटानी है, और वर्किंग कैपिटल लोन एक ऐसा लोन होता है जितना पैसा आपको आवश्यकता है उतना आप बैंक से उठाइए, उतने का ब्याज दीजिए, जितनी आवश्यकता नहीं वो मत उठाइए। यदि आपने टर्म लोन एक साथ ले लिया, पता है आपको पूरे साल का पूरी आउटस्टैंडिंग पर ब्याज लग रहा है, जबकि वर्किंग कैपिटल लोन में सिर्फ आवश्यकता के अनुसार आपने जितना उठाया उसका ब्याज लग रहा है। तो हम कई बार क्लाइंट को रिकमेंड कर देते हैं कि भैया आपने जो ये टर्म लोन ले रखा है ना, इसकी जगह आप इसको वर्किंग कैपिटल लोन में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका लाखों रुपए का इंटरेस्ट बच जाएगा। इसके अलावा एक एग्जांपल देता हूं आपको जो आपके विजन को क्लियर करेगा। एक क्लाइंट ने क्या कर रखा है, करंट अकाउंट खोल रखा है और एक सीसी अकाउंट, लोन अकाउंट है 30 लाख रुपए का, और वो क्लाइंट क्या कर रहा है कि जो डेली बिक्री आ रही है, जो डेली की सेल आ रही है, उसे कहां पे डाल देता है, करंट अकाउंट में डाल देता है। आपको बता दूं करंट अकाउंट में बैंक 1 रुपए का ब्याज नहीं देती, और सीसी अकाउंट में बैंक 1 रुपए का ब्याज छोड़ती नहीं है। देखिए कितना बड़ा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट दिख रहा है
कि डेली उसका ऑन इन एवरेज 3 लाख रुपए करंट अकाउंट में पड़ा रहता है बिना ब्याज के, और वहां सीसी 10 लाख की उठी हुई है, 10 लाख रुपए कैश क्रेडिट अकाउंट से हमने निकाल रखा है। हमने उसको एक छोटी सी कंसल्टेंसी दी, भैया ये जो 3 लाख रुपए जो तुम करंट अकाउंट में डाल रहे हो ना, करंट अकाउंट में मत डालो, बल्कि इसको सीधा सीसी अकाउंट में डाल दिया करो। तुम्हारा साल भर का ब्याज 30 से 40% कम हो जाएगा, और अगले साल जब हम उसकी ऑडिट करने गए तो देखिए वास्तव में उसका 30-40% का ब्याज कम हो गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी इन बातों को? ये होता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होने से आप उन्हें एक एक्सपर्टाइज, मतलब ट्रेडिशनल टेकिंग और रिपोर्टिंग के अलावा कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दे सकते हैं, जो आपके लिए और उनके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत बेटर साबित होती है। लैंग्वेज क्या है बेटा? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। The knowledge of language is considered essential in the auditing field, as the auditor is required to communicate both in the writing as well as orally in day-to-day work. हमको मलेशिया भेज दिया ऑडिट करने के लिए, हमने ऑडिट की, हमने रिपोर्ट बनाई, हमने रिपोर्ट की, कुछ हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ बातें हमको मैनेजमेंट से वापस कंफर्म करनी रहती। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहे अपा चपा डब्बा, सुनाई नहीं दे रहा उनको, ये सुनाई भी दे रहा है तो समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे एक कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ सकती थी, मुझे वो ऑडिट मिले। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हमको लैंग्वेज की यदि कमांड है तभी हम प्रॉपर ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमको कई बातें तो लिख कर देनी रहती, तो लिखने में भी लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और कई बार हमें कुछ बातें ओरली बोली रहती, तो उसके लिए भी हमारी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। लॉ auditing involves examination of transaction from the viewpoint of whether or not they are true with the legal provisions, whether they are not tuned with the legal provisions। सर ये एक नई बात निकल आ गई। हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम बहुत सारे लॉ को पढ़ते, समझते और देखते हैं, और फिर ये देखते हैं क्या इस एंटिटी ने इन लॉस का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बना है 250, जो बोलता है ऑडिटर्स ड्यूटी इन कंसीडरिंग द लॉ। आपको सबसे पहले ऑडिट करने से पहले पता है उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल लॉ की जानकारी लिखनी है। जीएसटी का लॉ लगता है, टैक्स का लॉ लगता है, इसके अलावा लेबर लॉ लगते हैं कि नहीं लगते हैं, फैक्ट्री एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, ईपीएफ लागू होता है या नहीं होता है, ईएसआईसी लागू होता है या नहीं होता है, ये आपको एक लिस्टिंग करके उसके आधार पर आपको ऑडिट वर्क स्टार्ट करना रहता है। The auditor should have good background in the business law affecting the entity। बिजनेस लॉ आपको पता है कौन कौन से, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और टैक्सेशन लॉ, इसका तो आपके पास अच्छा साउंड नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑडिट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लॉजिक, द ऑडिट डिसिप्लिन इटसेल्फ अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब ऑडिटिंग का जो सिद्धांत है, ऑडिटिंग की जो बात है, वो अपने आप में लॉजिकल आधार पर ही निकाली गई है। ऑल ऑडिट प्रोसेस एंड टेक्निक्स फोकस ऑन द ऑडिट एविडेंस। सारी जो ऑडिट के प्रोसेस होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उनका पूरा फोकस होता है कि हमको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है और उनका इवैल्यूएशन करना है और उनको वेरीफाइंग करना है असर्शन को, जो मैनेजमेंट ने बताया है, दावे किए, जो दावे ठोके हैं कि हमारा प्रॉफिट 4,80,000 रुपए है, तो हमको इस चीज को वेरीफाई करना है कि हाँ इनका प्रॉफिट 4,80,000 है या नहीं। वेदर आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिक, वो सारी बातें कहीं ना कहीं लॉजिक से जुड़ी होती है कि भाई क्या यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैथमेटिक्स, as the auditor deals with the financial figures, mathematics play an important role in the audit work. Also, auditor arrives at the meaningful conclusion through analytical reviews and ratio analysis, for which the knowledge of mathematics is essential। एनालिटिकल रिव्यू, रेशियो एनालिसिस जो होती है बेटा, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की मदद से होती है, और कई बार हमको क्लोजिंग बैलेंस सही निकला है नहीं निकला है, इसके लिए जोड़ना घटाना बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो मैथमेटिक्स एरिया से रिलेटेड, इसलिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। स्टैटिक्स, ये अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, कम शब्दों में यहाँ लिखा गया, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेटा 10 लाख ट्रांजेक्शन एक एंटिटी ने साल भर की, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं 10 लाख ट्रांजेक्शन को पूरा चेक कर पाऊं, ड्यू टू टाइम लिमिट्स, समय की सीमितता, फीस की सीमितता, मेरे को और भी वर्क करने हैं, इसे इनहेरेंट है कि कोई भी ऑडिट में 100% चेक नहीं कर सकता। तो हम ऑडिट में कुछ चेकिंग जो करते हैं वो टेस्ट बेसिस में करते हैं, और टेस्ट के लिए जो हम सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं ना बेटा, जो सैंपल साइज हम सेलेक्ट करना चाहते हैं,
तो सैंपल साइज जो हमारा स्टैटिकली सिलेक्ट होना चाहिए कि हर पीरियड के, हर महीने के 200 ट्रांजेक्शन आ जाए। इसके लिए आपको स्टैटिक्स बहुत मदद करता है। अब पढ़िएगा इसे। ड्यू टू टाइम, कॉस्ट और अदर लिमिटेशन, टेस्ट चेक एंड सैंपल चेक प्रोसेस आर कंसिडर्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स है वो खुद बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स खुद बोलते हैं कि आप सैंपल और टेस्ट बेसिस चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। Knowledge of probability and statistical theory will help in arriving at the meaningful audit conclusion. Probability की theory, statistical theory जो आप बहुत सारे mean, mode, median पढ़े थे, ये सब चीजें आपको मदद करती है कोई proper conclusion में पहुंचने से। चलिए सर, यहाँ तक की बात आपके साथ other disciplines की होगी। कल मैंने एक बात आपके साथ डिस्कस की थी, कल की बात याद आ रही हो लास्ट पिक्चर में, इंटरिम ऑडिट। Interim audit. An audit is taken up between two annual audit is called an interim audit. जो दो मेन ऑडिट जो एनुअल ऑडिट के बीच में जो कोई भी ऑडिट कराई जाती है उसे इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। मोस्टली जो लिस्टेड कंपनियां रहती हैं उनको ये इंटरिम ऑडिट करानी पड़ती है, कई बार सेबी की गाइडलाइंस आती है उसकी वजह से, और कई बार उनको इंटरिम डिविडेंड देना रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कुछ डिस्कशन करना रहता है, तो उनको इंटरिम ऑडिट करानी रहती है। इसके फायदे और नुकसान पढ़ेंगे तो कई सारे फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे। क्या फायदे ये बात करते हैं। इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। बेटा साल भर की ऑडिट साल खत्म होने के बाद होती है, जबकि इंटरिम ऑडिट क्वार्टर खत्म होते, मंथ खत्म होते तुरंत होती है। तो आप खुद से एक एनालिसिस कीजिए कि यदि इंटरिम ऑडिट हो रही है तो आप जो फ्रॉड और एरर है उसे जल्दी और इजी डिटेक्ट कर पाएंगे, और इनेबलिंग द मैनेजमेंट टू टेक टाइमली रेमेडियल एक्शन एंड एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स। जैसे किसी खाते से पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी खाते में मैनिपुलेशन हुआ, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रिकमेंड किया जा सकता है यदि आपकी इंटरिम ऑडिट हो रही है तो, वरना वो साल भर बाद तो रामलाल पता ही नहीं चलेगा, रामलाल रफू चक्कर हो जाएगा। इट्स ओके। ऐसे कई सारी चीजें होती है। ऐसा डिटरेंट, द फ्रीक्वेंट अटेंडेंस बाय द ऑडिट स्टाफ डिटर्स पर्संस फ्रॉम द कमिटिंग ऑफ फ्रॉड। जब एक ऑडिटर हर मंथ पहुंच जाता है ऑडिट करने के लिए, इंटरिम ऑडिट हर महीने होती रहती है, क्वार्टर होती रहती है, तो इससे वहां के जो स्टाफ हैं वो उनके मन में एक भय बन जाता है कि हम कोई फ्रॉड ना करें वरना ऑडिटर हमारी रिपोर्ट कर देगा। अप टू डेट्स अकाउंट। The accounting staff of the client is motivated to keep the books of accounts up to date. आपको पता है कि हर महीने की 30 तारीख खत्म होते ही 5 दिनों के अंदर ऑडिटर आता है और ऑडिट करके चला जाता है। तो उसका अकाउंटेंट भी क्या करेगा, उसका अकाउंटिंग स्टाफ भी क्या करेगा कि महीने खत्म होने से पहले तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को डेली बेसिस में अपडेट रखेगा, क्योंकि कभी भी ऑडिटर आके कुछ कमेंट कर सकता है, कोई एंट्री पेंडिंग नहीं रहेगी। क्विक कंप्लीशन ऑफ द फाइनल ऑडिट। जब आपकी इंटरिम ऑडिट हो रही है, मंथली ऑडिट हो रही है, डाटा मंथ चेकिंग किया जा रहा है, तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कम समय में जल्दी मतलब कंप्लीट हो जाएगी और प्रॉपर रिजल्ट आएगा। इंटरिम डिविडेंड जो मैंने शुरू में बताया था, इट हेल्प्स द कंपनी टू पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ एनी। कई एंटिटी को इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट करनी रहती है, और कई बार डिविडेंड देने के लिए भी आपको इंटरिम ऑडिट मदद करती है। 5 पॉइंट्स इसके एडवांटेज के हो गए। फ्रॉड जल्दी ढूंढ लेता है, एक डिटरेंट के रूप में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, किसके लिए, फ्रॉड को लेकर। अप टू डेट अकाउंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम अपडेट रहेगा। क्विक कंप्लीशन ऑफ फाइनल ऑडिट और इंटरिम डिविडेंड डिसाइड करने के लिए काम आता है। डिसएडवांटेज, किसी के फायदे हैं तो बेटा कुछ नुकसान है, कुछ कमियां भी होती है, जो कि अपने आप में आपको केस टू केस बेसिस में सोचना समझना होगा। Loose ends. Since work is carried out in the several installments, the audit staff may fails to keep track of things which they had not checked on their last or earlier visit. As a result of some of the transaction may escape audit scrutiny. हर दिन काम हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में काम हो रहा है, टुकड़ों में काम हो रहा है, तो कुछ एरिया आपने जो लास्ट महीने भी नहीं चेक किया और इस महीने भी नहीं चेक किया और पहले भी कभी नहीं चेक किया, वो अनचेक रह जाएगा, आपकी ऑडिट स्क्रूटनी का हिस्सा बनेगा ही नहीं। तो लूज एंड्स हो गए ये। इसका भी एक सॉल्यूशन है कि भाई आप इसका सॉल्यूशन यदि मैं बताऊं आपको, तो आप राइटिंग इन डायरी या एक कंप्लायंस चार्ट बनाकर ऑडिट कीजिए। टेम्परिंग, द क्लाइंट स्टाफ में अल्टर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर चेकिंग देयर आउट। अब ये तो बेटा एक खतरनाक हिस्सा है कि आप जुलाई मंथ की इंट्री ऑडिट करके आ गए, रिपोर्ट दे दिए, अब उसका स्टाफ क्या कर रहा है, जुलाई मंथ में जो सेल हुई थी उसमें से 1 लाख रुपए की सेल कम करके वो पैसा घर ले जा रहा है।
बेटा ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय हो सकता है आपकी ऑडिट के बाद डाटा को फ्रीज करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया जाए ताकि बैक डेट से कोई एंट्री ना हो सके। अनइकोनॉमिक interim audit is uneconomical for small sized concern as a great deal of time and efforts would waste each time in preparing for the audit। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो मोटी फीस जाएगी उनकी अननेसेसरी की, प्लस उनको हर समय ऑडिट के लिए तैयार होना पड़ेगा, उनको हर समय ऑडिट के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो ये कुल मिलाकर उनका टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज है। और ए पॉइंट से लिंक पॉइंट है मिसिंग लिंक्स। कंटिन्यूटी इन द वर्क में बी लॉस्ट particularly when work is executed by many person at different point of time। कभी आर्टिकल ए जा रहा है, कभी आर्टिकल बी जा रहा है, कभी सी जा रहा है, कभी डी जा रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो बेटा वहां पर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क लॉस्ट होगी। एक दूसरे का लिंक और लूप अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ऑडिट हुई थी उनकी लिंक बनने में बड़ी दिक्कत जाएगी। तो ए नंबर का ही लूज एंड का ही एक एक्सप्लेनेशन और बढ़ाकर लिखा गया मिसिंग लिंक। बताइए क्या डिसएडवांटेज है बेटा इंट्रीम ऑडिट के? लूज एंड्स है, मिसिंग लिंक्स है, अनइकोनॉमिक फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, चांसेस ऑफ टेम्परिंग। ठीक है, ये तो था बेटा इंट्रीम ऑडिट। अब पढ़ते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। अगला पॉइंट बेटा आ रहा है आपके पास कंटिन्यूअस ऑडिट। जब ऑडिटर का स्टाफ कंटिन्यूअसली ऑडिट करता है, कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन को थ्रू आउट द होल ईयर, पूरे साल भर में हर समय चेक करते रहता है, और व्हेन द स्टाफ अटेंड द ऑडिट वर्क एट इंटरवल्स फिक्स्ड और अदरवाइज, हर हफ्ते, हर दिन, हर 3 दिन में, इस तरीके से भी वो अटेंड करता है क्लाइंट्स के वर्क को, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस ऑडिट। When the audit staff is engaged continuously in checking the accounts of the client throughout the whole year, or when the staff attends audit work at intervals, it is called a continuous audit। उसे हम क्या नाम देते हैं? continuous audit। Advantage, चार एडवांटेज वही बेटा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एरर और फ्रॉड, एक्ट एज अ डिटरेंट, अप टू डेट अकाउंट्स, अर्ली फाइनल ऑडिट। और एक वहां पे था क्या? इंटरिम डिविडेंड। यहां पर एच नंबर पॉइंट में आ गया इंटरिम रिपोर्टिंग। इसको पढ़ लेते हैं पहले। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली एंड इन टाइमली मैनर। क्योंकि आपकी जब कंटिन्यूअस ऑडिट हो रही है तो इंटरिम रिपोर्ट आप जल्दी निकाल पाएंगे, क्वार्टर के एंड की रिपोर्ट आप जल्दी निकाल पाएंगे। कुछ नए एडवांटेज, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अफेयर्स। जब ऑडिटर कंटिन्यूअस बेसिस में ऑडिट कर रहा है तो उसे मोर डिटेल नॉलेज मिल जाता है क्लाइंट्स के अफेयर्स ऑफ बिजनेस का, जिससे उसकी ऑडिट का फंक्शन जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। डिटेल्ड कवरेज, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरिफिकेशंस आर कैरिड आउट इन डिटेल व्हेन कंपेयर्ड टू फाइनल ऑडिट वेयर चेक्स में बी रिसोर्टेड टू। तो भैया आप जब इसको डिटेल में यहाँ चेक कर लेते हैं तो उससे आपको डिटेल कवरेज मिल जाती है, जिस कंपेयर में फाइनल ऑडिट में वो डिटेल कवरेज आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे आपका समय कम होता है। स्टाफ प्लानिंग, वर्क शेड्यूलिंग कैन बी डन इफेक्टिवली, स्टाफ कैन बी सेंट रेगुलरली बाय प्रॉपर प्लानिंग। स्टाफ को आप रेगुलरली भेज सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इंटरिम रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन अ टाइमली मैनर, ये बात हो चुकी है। तो कुल मिला के चार नए फायदे क्या? नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अफेयर्स आपको अच्छे से मिल जाता है, डिटेल कवरेज होता है, स्टाफ की प्लानिंग की जा सकती है इसमें, और इंटरिम रिपोर्टिंग। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से स्टाफ की प्लानिंग कीजिए, इंटरिम रिपोर्टिंग मदद करता है। चार नए और फायदे जुड़ गए, चार पहले वाले और चार नए, 8 हो गए। डिसएडवांटेज, पुराने चार सेम आ गए, मैं पढ़ नहीं रहा उनको, जैसे कि लूज एंड्स, टेम्परिंग हो सकती है, अनइकोनॉमिक फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और मिसिंग लिंक्स है। नए कुछ जो पॉइंट्स आए वो मैं पढ़ना चाहता हूं, चार नए पॉइंट्स। इंटरप्शन ऑफ द वर्क, प्रेजेंस ऑफ द ऑडिट स्टाफ एट रेगुलर इंटरवल में अफेक्ट द रेगुलर वर्क फ्लो ऑफ द क्लाइंट्स। पता है आप जब ऑडिटर किसी क्लाइंट के यहाँ पहुंचते हैं तो क्लाइंट का नॉर्मल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसका पूरा फोकस ऑडिटर के सेटिस्फेक्शन, ऑडिटर के पेपर्स को प्रोवाइड करने में जाता है।
यदि आप रोज रोज किसी क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने पहुंच जाएंगे तो क्लाइंट आपको भगा देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो बोलेगा भैया मैं दिन भर ऑडिट कराऊं या अपना नया बिजनेस करूं, ऑडिट तो पास डाटा की आप कर रहे हो, कर लो ना बैठ के, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास अभी कस्टमर लगे, भीड़ है, मैं नहीं बता पाऊंगा। सो बर्डम routine checking on continuous basis make the audit work as mechanical। बेटा रूटीन चेकिंग हो रही है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, मैकेनिकल काम हो जाता है बेटा, क्रिएटिविटी नहीं बचती इसमें। तो उससे क्या हो जाता है, ये बर्डनसम फील होने लगता है। टाइम कंज्यूमिंग, ऑल ट्रांजेक्शंस आर वेरीफाइड, हर ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाइड करते हैं। इससे क्या हो जाती है बेटा, कंटिन्यूस ऑडिट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। कंटिन्यूस ऑडिट अपने आप में क्या हो जाती है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लगता है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक करना मतलब कि आप समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये सर टाइम लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है ये ऑडिट, ये इसका लूज पॉइंट हुआ। नो गारंटी फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, आप भले कंप्लीट वेरिफिकेशन ही क्यों ना कर लो, जो हाई लेवल के फ्रॉड हुए थे, जो मटेरियल फ्रॉड हुए थे, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, उनको इस तरीके से पर्टेन किया जाता है कि फ्रॉड हुआ ही नहीं है। तो आपके 100% चेकिंग के बाद ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई फ्रॉड छूट जाए। देयर मे बी अ चांसेस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू बी अनचेक अनरिपोर्टेड, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो बेटा थे इसके डिसएडवांटेज। कैसे आप डिसएडवांटेज को कम कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बेटा अपन कमियां ढूंढ ली, अब कमी को पूरा करने का उपाय भी ढूंढते हैं। स्टेज वाइज कंप्लीशन, ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसे, स्टेज वाइज कंप्लीशन ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि स्टेट वर्ड भी कई बार यूज होता है। स्टेज वाइज कंप्लीशन, ऑडिट वर्क शुड बी कंप्लीट अप टू अ डेफिनेट स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईच विजिट। हर विजिट के दौरान आपने किस हद तक का काम एक स्टेज पे लाकर काम कंप्लीट कीजिए। 10% काम बचा है तो उस काम को छोड़ के मत आइए, बल्कि उस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड पॉइंट पे लाकर आप काम कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका लूज एंड और डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। जैसे आपने क्वार्टरली बैंक स्टेटमेंट चेक करने गए, तो आपका मान लो क्वार्टर में सारे बैंक के स्टेटमेंट चेक हो गए, लेकिन एक बैंक का स्टेटमेंट चेक होना बाकी रहेगा, तो उसे बाकी छोड़ के मत आइए, उस स्टेज तक का काम कंप्लीट करके आइए उस विजिट में। उसका जो अगली विजिट में जाए तो आप उस काम से फ्री रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको नोटेट कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे महत्वपूर्ण बैलेंसेस होते हैं, उनको आप अपनी डायरी में नोट करके आ जाइए हर विजिट के दौरान, और उनको आपस में कंपेयर करने से आपको समझ में आ जाएगा हाँ लास्ट बैलेंस ठीक चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे यहाँ क्वार्टरली ऑडिट होती है। ऑडिट क्या, क्वार्टरली हम बुक्स को रिव्यू करते रहते हैं, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए, जीएसटीआर 1 भरने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जो एक बार चेक करने के बाद बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी एक डर बना रहता है कि कहीं मैंने फर्स्ट क्वार्टर का जो बैंक स्टेटमेंट चेक करके अपनी संतुष्टि के लिए ओके कर रखा है, कहीं क्लाइंट से नोइंगली अननोइंगली उसमें कोई चेंजेस ना हो जाए, कोई एंट्री गलती से भी या फ्रॉड के रूप में भी ना हो जाए, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैं एक फिलोसफी स्टार्ट किया मैंने उसके लिए, मैंने बोला हर महीने का रैंडम बेसिस में 10 बैलेंस, हर महीने की 10 तारीख 10 दिनों का क्लोजिंग बैलेंस एट रैंडम बेसिस पे आप लिख लो अपनी एक्सेल शीट में, कंप्यूटर में अपनी डायरी में लिख लो, स्टाफ को मैंने बोल रखा है। अब जब इस महीने की ऑडिट चेक हो चुकी है और जब कंप्लीट कर रहा हूं फाइनल ऑडिट, तो उस समय उस महीने के 10 बैलेंस जो आपने लिख रखे थे और जो उनकी बुक्स में फाइनल डाटा के समय दिख रहे थे वो सेम है। इसका मतलब कोई मैनिपुलेशन उस महीने नहीं हुआ है बैंक्स की एंट्री को लेकर। इफ मैनिपुलेशन हुआ होता तो बैलेंस डिफर कर जाते, और डिफर कर जाते तो फिर आप और डिटेल में चेक करते। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सरप्राइज एलिमेंट इन द विजिट, यदि मैनेजमेंट को पता है कि 10 तारीख को ही, महीना खत्म होने के बाद 10 तारीख को ही ऑर्डर का स्टाफ आता है, तो वो महीने खत्म होने के 10 तारीख तक ही फाइनल करेगा, बुक्स को सारी एंट्री कंप्लीट करेगा। जबकि आप एक सरप्राइज एलिमेंट रखिए अपने आने और जाने में, जैसे ही मैनेजमेंट को पता नहीं चल पाएगा कि आप कब कब आ सकते हैं, तो वो डर के मारे सारी चीजें, उसको पता है कि ऑडिटर कभी भी टपक सकता है, टपकना मतलब आ सकता है, प्रकट हो सकता है। तो जैसे ही ऑडिटर प्रकट हो सकता है कि संभावनाएं मैनेजमेंट स्टाफ में रहेगी, वो वर्किंग कंप्लीट करके रखेंगे हर दिन की। नॉमिनल अकाउंट्स बेटा, खर्चों के खाते फाइनलाइज होते हैं फाइनल अकाउंट्स के समय, ईयर एंड पे ही, तो उनकी चेकिंग में बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करके उनको कब चेक करना चाहिए, ईयर एंड पे। स्पेशल ऑडिटिंग मार्क्स, अपने स्टाफ को आप इंस्ट्रक्ट कीजिए जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जिन जिन चीजों को, जैसे अभी आपने परचेज फाइल चेक कर ली, तो परचेज में मिस्टर
पी ने चेक की तो पी का नाम, सी ने चेक की तो सी का नाम, सी का इनिशियल कुछ बना दे, मार्क्स लगा दे, और कोई फिगर्स जो उन्हें अल्टर्ड मिली तो उसमें कोई स्पेशल मार्क्स लगा दे। तो और ये मार्किंग की जानकारी आप क्लाइंट को मत बताइए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको कोरिलेट करने में मदद मिलेगी। The auditor should also devise special forms of the tick and place the same against the altered figures. The purpose or significance of such special marks should not be disclosed to the client staff. और क्लाइंट को बोलते हैं कि आप कोई भी चीज अल्टर ना करें। ये फायदे, ये कुछ तरीके हैं जिससे डिसएडवांटेज कम हो सकती है। अब बेटा एक नई ऑडिट, अगर दो आपने पढ़ लिया, इंटरिम, कंटिन्यूस, एक होती कंकरेंट ऑडिट। आइए पढ़ते हैं इसे। बेटा कंकरेंट ऑडिट भी अपने आप में कंटिन्यूस ऑडिट का ही हिस्सा है, या उसी का एक डिटेल्ड वर्जन है। कंकरेंट ऑडिट इज अ कंप्रेहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटिटी। क्या बोल रहा हूं, वर्ड बोल रहा हूं मैं, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटिटी। बाय अ पर्सन अदर देन दोज इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन, उस व्यक्ति के अलावा किसी और व्यक्ति के द्वारा जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। देखिए एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूं, मैंने यदि कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री की तो मैं अपनी गलती को जल्दी से ढूंढ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सब सही लगेगा, मैं सही इंटेंशन के साथ काम किया था। एक रीजन ये होता है, खुद की गलती खुद नहीं ढूंढ पाते। दूसरा, यदि किसी ने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति कभी अपनी गलतियों को बताएगा नहीं किसी को कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। तो दो जगह पर हमेशा ध्यान रखना कि एक थर्ड पर्सन ही आपकी गलतियों को अच्छे से निकाल सकता है, चाहे वो नोइंगली हुई हो चाहे वो अननोइंगली हुई हो। Concurrent audit is a comprehensive, continuous and systematic examination of all transactions of the entity by a person other than those involved in the operation. जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व था उसको छोड़कर कोई और व्यक्ति आकर चेक करे तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंकरेंट ऑडिट। टू इंश्योर, कंप्रेहेंसिव ऑडिट है इसलिए हम उससे क्या इंश्योर कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करने के बाद हम क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी, ये सब चीजें एक्यूरेट है, ऑथेंटिसिटी, जो कुछ भी हुआ गया है वो ऑथेंटिक वे में हुआ है, एंड ड्यू कंप्लायंस, और जो हमने सिस्टम्स बनाए थे, इंटरनल सिस्टम बनाया था, प्रोसीजर बनाया था, गाइडलाइन बनाई थी, उसका ड्यू कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। बेटा कंकरेंट ऑडिट मोस्टली आपको बैंक सेक्टर में देखने को मिलती है। हर उस ब्रांच की कंकरेंट ऑडिट होती है जिसका एडवांसेस, जिसने लोन ज्यादा दे रखा है। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो कंप्रेहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है किसकी, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ दैट एंटिटी बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड ड्यू कंप्लायंस with the internal system, procedures and guidelines of the bank. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए तो बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। बेटा कंकरेंट ऑडिट का मतलब आपको समझ में आ गया हो तो ये आगे आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा। मैं एडवांटेज की बात करता हूं। हाँ जी बेटा, एडवांटेज की बात करता हूं। कंकरेंट ऑडिट बेटा इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन को चेक करती है, मतलब ट्रांजैक्शन के ऑकर होने से उसके चेकिंग के बीच का जो गैप होता है वो एकदम बहुत कम गैप रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा कि आपका स्मूथ ऑडिटिंग फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो कोई एरर हुई है तो उस एरर के ऊपर रेमेडियल एक्शन लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट है, कंकरेंट ऑडिट एम्स टू एग्जामिन ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब इंस्टेंटली आपका ये ट्रांजैक्शन को रेगुलर बेसिस में चेक करती है एज सुन एज द ट्रांजैक्शन ऑकर्स, जैसे ट्रांजैक्शन ऑकर्स होता है, लीडिंग टू शॉर्टनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ट्रांजैक्शन के होने और उसकी चेकिंग के बीच का समय एकदम कम से कम होता है। चेकिंग के लिए जो लैग होता था वो लैग कम हो जाता है, समय का गैप कम हो जाता है। इट्स हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डेविएशन फ्रॉम एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द लेट डाउन प्रोसीजर्स। जो भी आपने प्रोसीजर बनाया था उसमें कहां पे डेविएशन हुआ है और क्या क्या उसमें कमियां थी, उनको डिटेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। एंड देयर वर्किंग, क्या वो जो प्रोसीजर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि रेमेडियल एक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, ताकि रेमेडियल एक्शन तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सके। Emphasis is on substantive checking of the key areas rather test checking of an area.
पूरा एम्फेसिस किसके ऊपर था? सब्सटेंटिव चेकिंग के ऊपर। जबकि नॉर्मल ऑडिट में आप टेस्ट बेसिस में चेक करते हैं, बट कंकरेंट ऑडिट में आप ये नहीं बोल सकते हम टेस्ट बेसिस में चेक करेंगे। यहां पर आपको सब्सटेंटिव बेसिस में मुख्य मुख्य बातें लगभग पूरी चेक करनी है। इट मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ सीरियस एरर्स और फ्रॉड मैनिपुलेशन। भैया जब कंकरेंट ऑडिट होती है, ट्रांजेक्शन की होते ही उसकी ऑडिट होना कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो फ्रॉड और मैनिपुलेशंस हुई है उसको जल्दी आइडेंटिफाइड करेगी, जिससे अपने आप मिनिमाइज होंगे। एंड आल्सो मिनिमाइज द टाइम लैग बिटवीन द ऑकरेंस देयरऑफ एंड देयर डिटेक्शन। उनके होने और उनके डिटेक्शन के बीच के गैप को कम करती है, जिससे आप सही कंसिक्वेंट रेमेडियल एक्शन ले सकें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। रेमेडियल मेजर्स ले सकें। ये 4 बड़े फायदे हैं कंकरेंट ऑडिट के। इन्फ्रेंस, हेंस कंकरेंट ऑडिट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस टूल टुवर्ड्स द एस्टेब्लिश ऑफ साउंड इंटरनल फंक्शन एंड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ये एक प्रकार का मैनेजमेंट असिस्टेंस टूल है, जिसे मैनेजमेंट इसलिए करवाता है, जिसे मैनेजमेंट इसलिए लागू करवाता है ताकि उसका एस्टेब्लिशमेंट हो सके साउंड इंटरनल फंक्शन का और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का। जो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है और साउंड इंटरनल फंक्शन है, उनका प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो सके, इसके लिए ये कराया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज एनुअल ऑडिट। अब तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ चीजें मिल चुकी हैं। A final or annual audit is one which commence after, कब स्टार्ट होती भाई? commence after the books have been closed। books closed का मतलब किताब बंद करना नहीं है। books closed का मतलब फाइनेंशियल एंट्री के जो प्रोविजंस वगैरह वगैरह बनने थे, उन सब के बनने के बाद, बुक्स फाइनलाइज होने के बाद जो ऑडिट स्टार्ट होती है उसे हम नाम देते हैं फाइनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट। At the end of accounting period and thereafter is carried on the continuously until completed। जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये चलती ही रहेंगी। ठीक है। एडवांटेज, फायदे और नुकसान। कंप्लीटेड अकाउंट्स, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विथ अकाउंट्स सिंस वेरिफिकेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर द बुक्स आर क्लोज्ड। भैया टेम्परिंग होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती है? कि भैया कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है टेम्परिंग की, क्योंकि आप ऑडिट स्टार्ट कब कर रहे हैं? जब मैनेजमेंट उसकी एंट्री करना कंप्लीट कर चुका है। अब मैनेजमेंट उसमें कोई बिंदु भर भी चेंजेस नहीं कर सकता, 1% भी चेंज नहीं कर सकता। स्मूथ ऑडिट, इस ऑडिट का रेगुलर वर्क फ्लो के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरप्शन नहीं होता, इसलिए स्मूथ ऑडिट होती है। कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ स्टैटिकल सैंपलिंग टेक्निक टेस्ट चेकिंग लीड्स टू टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन। आपको पता है एनुअल ऑडिट करने जाए तो आप पूरे ट्रांजैक्शन तो चेक नहीं कर सकते, आप टेस्ट बेसिस में स्टैटिस्टिकल सैंपल निकालकर ऑडिट करते हैं, जिससे आपका टाइम और कॉस्ट दोनों बचती है। कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क, ऑल वर्क कैन बी कंप्लीट इन द वन सेशन। कंप्लीट इन द वन सेशन, एक सेशन में काम कंप्लीट होता है। कंप्लायंस विद द ऑडिट प्रोग्राम इंश्योर कंटिन्यूटी। यदि आपने कोई ऑडिट प्रोग्राम के साथ काम किया, ऑडिट प्रोग्राम बनाकर काम किया, तो इससे कंटिन्यूटी आती है। अवॉइड द मिसिंग लिंक्स, तो जो समस्याएं थी आपकी इंटरिम ऑडिट की, वो सारी समस्याएं यहां से सॉर्ट होती है। कंप्लीटेड अकाउंट्स की ऑडिट होती है, तो इससे क्या होता है बेटा? पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग खत्म। स्मूथ ऑडिट है, हम रेगुलर वर्क फ्लो को इंटरप्ट नहीं करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हम 100% चेकिंग की जगह टेस्ट और सैंपलिंग के आधार पर चेकिंग करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क, एक सेशन में काम होता है, इसलिए काम की कंटिन्यूटी रहती है, सारी बातें दिमाग में रहती है, कोई चीज ओमिट होने के चांसेस नहीं रहते। और कंप्लायंस विद द ऑडिट प्रोग्राम इंश्योर कंटिन्यूटी एंड अवॉइड्स मिसिंग लिंक। कहीं ना कहीं जो लिंक जो मिसिंग हुआ करते थे वो अवॉइड्स हो जाते हैं हमारे ऑडिट से। चलिए सर, एनुअल ऑडिट का ये एडवांटेज समझ में आ गए, कुछ डिसएडवांटेज भी ढूंढ लेते हैं भाई। देखिए, हर जगह जहां फायदा है वहां कुछ ना कुछ नुकसान छुपा हुआ है। वो तो आपके इस्तेमाल के ऊपर है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। टाइम डिले, since the work commence only at the year end or after the financial year। ठीक है। और आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर देयर इज अ डिले इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो फाइनल अकाउंट का प्रेजेंटेशन है उसमें डिले
हो जाता है। चलिए यहां तक की बातें बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है। बिलेटेड एनालिसिस, बेटा टाइम डिले होता है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद उनकी ऑडिट होती तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंट्स मिलते तक मैनेजमेंट आपको हैंडओवर करते वक्त काफी डिले कर जाता है, जिससे कि लेट प्रेजेंटेशन होता है। बिलेटेड एनालिसिस, यदि ऑडिट लेट हो रही है तो फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन लेट होगा, जब लेट होगा तो लेट रिपोर्ट होगी, जब लेट रिपोर्ट होगी तो जिस बंदे को फिक्स करना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डिफाल्केशन के लिए, मिस एप्रोप्रिएशन के लिए, उसे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सैंपल टेस्टिंग, एनुअल ऑडिट में पूरी वर्क किसके आधार पर होती है भैया? सैंपल, स्टैटिकल सैंपल और टेस्ट बेसिस में ऑडिट होती है, 100% चेकिंग नहीं होती, तो इससे हायर रिस्क होता है फ्रॉड एंड एरर, पर्टिकुलरली इफ इंटरनल कंट्रोल आर इनइफेक्टिव। यदि इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव है तो वहां पर फ्रॉड और एरर होने का रिस्क हायर हो सकता है। पुअर प्लानिंग, बेटा कहीं ना कहीं ये एनुअल ऑडिट जो है एक समय के अंदर अंदर कंप्लीट करनी रहती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि बहुत सारे क्लाइंट की एक साथ कंप्लीट करना है। एक रीजन ये हो सकता है, और चूंकि वेरियस क्लाइंट्स का वर्क करना है तो ये आपके लिए एक बहुत टेडियस वर्क हो जाता है, बहुत ही पुअर प्लानिंग के साथ वर्क कभी कभी यहाँ पे एक्सिक्यूट होता है, पर्टिकुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मुख्यतः ये बात देखने को आती है कि भी अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन चेक करना तो छूट ही गए थे। तो इस प्रकार से कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन इन डिसएडवांटेज को पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हमको लोगों को डिसएडवांटेज बताना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा बेटा। डिसएडवांटेज की जानकारी होने से आप उसे कम कैसे कर सकते हैं, इस पर आप फोकस करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कशन में है, बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट पढ़िएगा ध्यान से। हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है? बैलेंस शीट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने बोला, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या सुनाई देना चाहिए? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑल एसर्शंस को, ऑल डिस्क्लोजर्स का कंप्लीट वेरिफिकेशन करना is known as balance sheet auditor. The auditors review the balance sheet and work back to the books of original entry and other evidence. भाई बैलेंस शीट पे तो आप रिव्यू करते हैं, उसके अलावा जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और जो अदर एविडेंस है उसको गैदर करके ये इन्फॉर्म करते हैं कि भैया जो बैलेंस शीट बनी है, जो प्रॉफिट लॉस बना है, वो सही बना है या नहीं बना है। एनालिसिस, द ऑडिटर परफॉर्म्स एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेट्स। क्या इन्वेस्टिगेट करेगा? ये तीन बातें इन्वेस्टिगेट करेगा। एनालिसिस करके तीन बातें इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या जो बजट बनाया गया था उससे मटेरियल डेविएशन हुआ है क्या? हमने पर यूनिट कॉस्ट सोची थी मान लेते 17 रुपए, लेकिन एक्चुअली वो 20 आई, तो उसकी रीजन ढूंढेगा डेविएशन का। आइटम ऑफ अनयूजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर, ये आइटम कोई भी ऐसा मिलता है जो अनयूजुअल का है, जो बार बार नहीं होता, वो क्यों इस साल हुआ है, क्यों इस बार हुआ, क्यों इस अकाउंटिंग पीरियड में, क्या क्यों ये इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें देखने को मिला। और कोई स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या वो आइटम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि शेड्यूल 3 के अंदर बोला गया है, कंपनी यदि बोनस देती है तो बोनस को आपको एडुकेटली डिस्क्लोज करना है नोट्स में, तो वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की भी एनालिसिस करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और बेटा ऑडिट के लिए इंटरनल कंट्रोल का क्या रोल होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। देखिए यदि इंटरनल कंट्रोल क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर लगाए गए कंट्रोल जिससे कि करेक्ट और एक्यूरेट डाटा इंटर्ड हो और उनका आउटपुट सही आए, ये इंटरनल कंट्रोल का मेन रोल होता है। वो डिजाइन किया जाता है इस आधार पर कि भैया वो इफेक्टिव रिजल्ट दे हमको, कहीं भी कोई गैप ना हो, फ्रॉड और एरर ना हो सके, हमारे एसेट्स का सेफगार्ड हो सके। ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है बेटा। अब बेटा इंटरनल कंट्रोल यदि बहुत अच्छे हैं तो ऑडिटर काफी मामलों में एश्योर हो जाता है, उसे फिर टोटलिंग क्लरिकल चेकिंग में बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के अपोजिट यदि बात करूं, यदि इंटरनल कंट्रोल गड़बड़ है, अच्छे नहीं है, या लगाए ही नहीं गए हैं, दोनों में से कोई भी एक रीजन, जैसा लगाया गया वैसा काम नहीं कर रहा है, या लगाया ही नहीं गया है, या सही तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है, तो उस केस में जो डाटा प्रोसेस होकर आ रहा है सिस्टम से, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनकर आ रहे हैं वो रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि कंट्रोल ही रिलाय नहीं करने लायक है तो उनके डेटा भी रिलाय करने लायक नहीं हो सकते। तो वहां पर ऑडिटर को अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट बढ़ाना पड़ता है, कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं जिसके आधार पर वो ऑडिट करता है, ठीक है। इट इज assumed that there is a reliable system of internal control या इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। हमेशा हम ये मानते हैं कि जो सिस्टम है बहुत रिलायबल है,
मच ऑफ द, यदि ऐसा पाया गया तो मच ऑफ द वाउचिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग एंड अदर रूटीन ऑडिट इज एलिमिनेटेड। हमको वाउचिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग, इन सब चीजों की जो रूटीन चेकिंग करनी रहती है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कंसिडरिंग द साउंडनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यदि इंटरनल कंट्रोल साउंड है, मजबूत है, तो हमें इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सब सही हो रहे होंगे। वेयर द इंटरनल कंट्रोल आर कंसिडर्ड वीक, the auditor might prefer more elaborate testing procedure to obtain the audit assurance। तो ऑडिटर को ज्यादा elaborate audit procedure लगाने पड़ेंगे to obtain the audit assurance। The same extent of checking may not be required for the other areas। अदर एरिया के लिए उसी टाइप की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑडिटर को। जहां जहां कंट्रोल कमजोर है वहां वहां डिटेल में चेक करना होगा, जहां कंट्रोल ठीक है वहां चेक करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, नीड। The need of balance sheet audit by departing away from the routine ticking of the vouchers and post and vouch audit arise due to। बैलेंस शीट ऑडिट की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हमें ऐसी महसूस हुई, इनके 5 बिंदुओं पर मैंने लिखा है। डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्ट्री इनटू लार्जर इकोनॉमिक यूनिट्स। हमारी जो इंडस्ट्री है वो आज की डेट में डेवलप होते जा रही है और एक लार्जर इकोनॉमिक यूनिट्स बन रही है, इसलिए ट्रांजेक्शंस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बैलेंस शीट ऑडिट की आवश्यकता पड़ी। वेरी एलोबरेट एंड फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लगाने लग गई है, तो उस कंट्रोल को चेक करने के लिए, उसके सिस्टम को चेक करने के लिए भी हमको बैलेंस शीट ऑडिट की जरूरत पड़ती है। बिजनेस का साइज बढ़ते जा रहा है, जिससे कि जो यूनिट लाखों में काम करती थी वो करोड़ों में हो गई, करोड़ों वाली अरबों में हो गई है। तो इस तरीके से यूनिट्स के साइज बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस का ग्रोथ होते जा रहा है, इसकी वजह से हमको बैलेंस शीट ऑडिट की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ कई होमोजीनियस ट्रांजेक्शन होते हैं, मिलते जुलते एक समान जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको प्रॉपर चेक करने के लिए भी हमको बैलेंस शीट ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ा रीजन बेटा कंप्यूटराइजेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल सिस्टम कंट्रोल, आईटी सिस्टम कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है फाइनेंशियल डाटा प्रोसेसिंग में, इसलिए भी हमको बैलेंस शीट ऑडिट की जरूरत पड़ती है। लार्जर इकोनॉमिक यूनिट्स इन इंडस्ट्रीज की वजह से, फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया उसकी वजह से, साइज ऑफ बिजनेस में ग्रोथ हुआ उसकी वजह से, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं और कंप्यूटराइजेशन हुआ है और आईटी सिस्टम का इस्तेमाल होता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है बैलेंस शीट ऑडिट की। ऑडिट अप्रोच, बेटा ऑडिट अप्रोच क्या रहेगी बैलेंस शीट ऑडिट के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं आप, शुरुआत क्या करते हैं भैया, नारियल कहां से फोड़ते हैं, कोई भी नए काम का सीक्रेट करते हैं आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करके। पहला सीक्वेंस करते हैं आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करके और इसकी इफिशियंसी को चेक करके कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही है तो हमें क्या एरिया चेक करना है, और यदि इंटरनल कंट्रोल कमजोर है तो हमें क्या और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज विद सैंपल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। फिर आप करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सही है या नहीं, कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं, इसको चेक करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जो भी आप डिटेल्स है उसको डिटेल्स में चेक करना, एनालिटिकल रिव्यूज के द्वारा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट, एक स्टेप आपका आता है कि भैया अब आप वेरिफिकेशन कीजिए किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसके साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स की स्क्रूटनी कीजिए एज रिगार्ड्स इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट एंड लायबिलिटी में कोई एडिशन हुआ है, कोई भी चीज आई है, फिगर्स तो पास चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, एट लास्ट आप वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कीजिए। फिर देखिए इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स वेयरएवर एप्लीकेबल, जो भी प्रेजेंटेशन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं। परफॉर्मिंग ओवरऑल टेस्ट एंड एनालिटिकल रिव्यूज, ओवरऑल टेस्ट कीजिए और एनालिटिकल रिव्यूज कीजिए। एंड obtain overall audit assurance and expressing an opinion on the financial statements. Obtaining overall audit assurance and expressing an opinion on the financial statements. कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल ऑडिट एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है एविडेंस के आधार पर, और उसके ऊपर एक ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कंक्लूजन्स, बेटा ये कंक्लूजन जो लिखा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट्स पास कीजिए।
कंक्लूजन हमारा ये निकला, thus the concept of the balance sheet audit has developed along with the development of formal internal control system. Please comments. तो इसके ऊपर हम ऊपर की सारी बातें जो उनकी मीनिंग्स होते हैं, जिसके अंदर एनालिसिस होती है कि रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितना उससे जुड़ा हुआ है, इसकी नीड है, ये सारी बातें लिखेंगे तो ये कमेंट्स 6 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन के रूप में आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ तक की बात बहुत बहुत अच्छे से खत्म हुई। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, चैप्टर 1 की जो बोरिंग डेफिनेशन है वो लगभग सारी खत्म हो गई हैं। मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ एक नारियल फोड़कर सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि बेटा अब आने वाला जो चैप्टर बचा हुआ है, 2 बातें आपको मैं बोलता हूं। पहले मैं नारियल फोड़ लेता हूं, मेरा मन कर रहा है, ये देखो नारियल, ये मैंने फोड़ा। बच्चा बोला सर कंप्यूटर के ऊपर फोड़ो, नहीं बेटा कंप्यूटर की जरूरत है हमें। ये मैंने फोड़ दिया, ये उसका प्रसाद आप सबके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो डेफिनेशन वाला पार्ट था, जिसको लेकर मैं भी बहुत टेंशन में हूं कि बच्चों को ये डेफिनेशन कहीं बोर तो ना लगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सारी बातें बताने की। अब जितनी भी ऑडिट्स बची बेटा वो आप जीएसटी जैसी समझिएगा, एकदम इंटरेस्टेड समझिएगा। अब सारी प्रैक्टिकल रीजंस आने वाले हैं। ये देखिए जो इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है, जो 10% एरिया है, डिस्टिंक्शंस, ऑडिट और अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर होता है, ये सारे अंतर मैं आज आपको एक बार पढ़ने के लिए दे रहा हूं। आप इसे पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है वैसे फॉर्मली, बट एक बार आप पढ़ के आइएगा तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होता है बेटा, 120 पन्नों की बुक में से 30 पन्ने खत्म हो जाते हैं, तो लगभग उसका 25% बेसिक चैप्टर खत्म होते ही मैं मानता हूं 50% मेरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर से बहुत सारी बातें इसी से रिपीटेटेड दिखेंगी आपको, जो आप खुद बोलेंगे कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसे बार बार मत रिपीट कीजिए। तो मैं आपसे एक फिर से पर्सनल और पोलाइट हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जितना भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है उसको आप फिर से 4 से 5 बार रिकॉल कर लीजिए। लगे तो आप वीडियोस को 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में फिर से देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि आने वाले चैप्टर का बेस यही चैप्टर है, आने वाले डिस्कशन का पूरा बेस यही चैप्टर है। यदि ये हमको बन गया तो आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी टर्मोलॉजी, डिटेल में टर्मोलॉजी इस चैप्टर के अंदर घुसी हुई है, जिसे हमें समझने के बाद हमें आगे की ऑडिट चैप्टर बहुत आसानी से बनेगा। और मतलब हमको बहुत से बेसिक नॉलेज, हमें ऑडिट के इंट्रोडक्शन की बात खत्म हो चुकी है, अब हमको डिटेल वर्किंग करनी है आने वाले चैप्टर्स में। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम एक उस पड़ाव में होंगे जिसके अंदर हम बोल सकेंगे सर ऑडिट भी हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिलहाल यदि थोड़ी भी दिक्कत आ रही है ऑडिट में किसी टॉपिक में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या आप उस वीडियो को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं, या आप मुझे बोल सकते हैं सर कि आप फिर से इसको रिवाइज करा दीजिए। आई विल वेरी हैप्पी कि मैं आपको जितना बेस्ट दे सकूं। आप निश्चिंत रहिए, कोर्स बहुत अच्छे से खत्म होगा और जैसा हमने चाहा है वैसा ही खत्म होगा और डिटेल में खत्म होगा। कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपके ऊपर से जाएगी। मेरा पूरा प्रयास है एक एक एरिया को स्मूथ वे में खत्म करने का। थैंक यू सो मच।